नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12th आरोह भाग 2 का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है नमक और इसकी लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका के जीवन परिचय से। लेखिका का जन्म 15 फरवरी सन 1917 में हुआ। कहाँ हुआ? तो अजमेर राजस्थान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाम उर्दू कहानी संग्रह है ये इनका। इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से, उर्दू अकादमी से, उत्तर प्रदेश सम्मान से, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 18 दिसंबर सन 1979 में हुई, 1979। रजिया सद्दात जहीर मूलतः उर्दू की कहानी लेखिका हैं। जो लेखिका हैं ये क्या है? उर्दू की कहानी लेखिका है, मतलब उर्दू भाषा में लिखने वाली हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। इन्होंने क्या है, जो बीए की पढ़ाई है, डिग्री है, वह क्या है, घर पर रह के ही प्राप्त की, मतलब घर पर ही रहकर ही प्राइवेट पढ़ी हूँ। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में क्या है, इन्होंने इलाहाबाद से एमए की जो परीक्षा है उर्दू भाषा में प्राप्त की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और क्या हुआ कि 1947 में ये अजमेर में रह रही थी, तो अजमेर से क्या है, ये लखनऊ शहर आ गई। वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी और यहाँ पर ये क्या है, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पर पढ़ाने का कार्य करने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई और बताते हैं कि इनकी 1965 में नियुक्ति कहाँ हो गई? तो सोवियत सूचना विभाग में हो गई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है और आधुनिक जो उर्दू कथा साहित्य है इसमें इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे, मतलब इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और साथ ही साथ उपन्यास भी लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है और उर्दू में ही इन्होंने क्या है, जो बाल बच्चों के लिए कहानियाँ वगैरह होती हैं, कविताएं होती हैं, वो भी इन्होंने लिखी हैं। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं और मौलिक मतलब नए निर्माण के साथ या नई रचनाओं के साथ साथ इन्होंने क्या है, कई अन्य भाषाओं से जो उर्दू में कुछ पुस्तकें थीं उनका अनुवाद भी यहाँ पर किया है। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी भाषा कैसी है? सहज है, सरल है और इनकी भाषा में मुहावरे का भी प्रयोग है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी, मतलब इनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी मतलब हिंदी भाषा में भी लिखी जा चुकी हैं। रजिया सज्जाद जहीद की कहानियों और में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। तो इनकी कहानियों में क्या है, सामाजिक सद्भावना मिलती है, धार्मिकता मिलती है, सहिष्णुता का भाव मिलता है और आधुनिक संदर्भों में जो बदलती हुई पारिवारिक मूल्यों को उभारने का भी इन्होंने सफल प्रयास किया है, मतलब उनको बताया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। और सामाजिक यथार्थ मतलब समाज में क्या चल रहा है और मानवीय जो गुण होते हैं, करुणा, प्रेम, ये सभी सहज सामंजस्य मतलब उनको तालमेल बिठा करके कहानियों में दिखाया। यही इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता भी है। रजिया सज्जाद जहीद की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद की दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासी जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है, जो हम यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे, नमक। तो ये जो नमक कहानी है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय कुछ लोगों को क्या किया था, पाकिस्तान में रखा था और कुछ लोगों को भारत भेज दिया था। तो उस समय उनकी दिलों में क्या है, कैसी भावनाएं थी, उन भावनाओं को यहाँ पर मार्मिक रूप में कहानी के रूप में बताया है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। और अब जब वहाँ पर उन्होंने कहा पाकिस्तानी यहाँ रहेंगे, हिंदुस्तानी भारत चले जाएंगे,
तो ये सब जब साथ में रह रहे थे तो इनके दिलों में अपने पराये की जो भावना भरी जा रही थी, देश परदेश की भावनाएं डाली जा रही थी, तो ये सभी भावनाओं को यहाँ पर कहानी के रूप में बताया कि उनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है, और बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सिख की पत्नी थी तो उसको सिख बीबी नाम दिया है। तो वो लाहौर को ही अपना क्या करती है, वतन मानती है, क्योंकि वो लाहौर में रह रही थी। और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है, मतलब कि कुछ तो हम याद के रूप में ले सकें, भेंट के रूप में हम क्या करें, तो कुछ नहीं तो यहाँ से नमक ही लेकर चलते हैं, तो उसकी फरमाइश वो करती है। कस्टम अधिक नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। मतलब वो कहता है कि नहीं, अपन यहाँ से ज़्यादा नमक नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी काम है, आप रहने दो, अपन दिल्ली से ये सब चीज़ें ले लेंगे, वही हमारा देश है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है, राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी अधिकार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इन सब के बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। मतलब यहाँ पर लोगों ने भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया था, उसके बाद भी कई लोग ऐसे थे कि मतलब वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है। उनको लगता था नहीं, हम सब तो एक ही देश के हैं, हम सब तो साथ में रहने वाले हैं। तो ये रेखाएं खींची गई पर उनके मन अंतर्मन तक वो रेखाएं नहीं पहुंच पाई। उनका मन आज भी वैसा ही था जब उस टाइम विभाजन के टाइम था, तो उनको लगता था नहीं, हम तो एक हैं, हमारे अंदर भारतीयता का ही गुण है, हम अलग नहीं हैं। अब आते हैं पाठ के सारांश पर, अर्थात पूरे पाठ में है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग सब उसको देखेंगे। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहाँ एक सिख बीवी को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें भारी भरकम जिस्म वस्त्र आदि सब सफिया की माँ की तरह थे। तो यहाँ पर क्या होता है, सफिया रहती तो सफिया क्या करती है, जो पड़ोसी सिख परिवार रहता है वहाँ पर कीर्तन के लिए जाते, क्योंकि जब भी भगवान की आराधना वगैरह की जाती है तो सब उसको क्या है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई उसको विधान बोलता है, तो कोई उसको पूजन बोलता है, तो कोई उसको भजन बोलता है, कोई कीर्तन बोलता है। तो यहाँ पर कीर्तन के नाम से ये जाती है। वहाँ एक सिख बीवी को यह देखती है तो हैरान हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि उसकी आँखें भारी भरकम जिस्म वस्त्र आदि सभी क्या है, सफिया की माँ की तरह ही दिखते थे। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। और यहाँ पर क्या है, सफिया की प्रेम दृष्टि को देखकर, क्योंकि वो अपनी माँ की दृष्टि से उसको देख रही थी, तो प्रभावित होकर जो सिख बीवी थी उसने भी क्या है, अपनी बहू से पूछा। जब उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। और जैसे ही उनको पता चला कि सफिया तो क्या है लाहौर जा रही है, तो जैसे ही लाहौर की बात सुनी तो ये लेखिका को क्या है, लाहौर की बातें बताने लगी कि लाहौर में क्या क्या है, क्योंकि वो वहाँ की रहने वाली थी पहले। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी, और उसने बताया कि मतलब हम पहले वहीं रहते थे, परंतु भारत का विभाजन हो गया था, इस कारण से हमें भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मुझे क्या है, भारत आना पड़ा। उनका वतन तो जी लाहौर ही है, मतलब उनका वतन तो क्या है, लाहौर ही है, और कहीं पर उनका मन नहीं लगता है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफ़िया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। मतलब उसने कहा ठीक है, मैं लाहौर जा रही हूँ, आपको इतना पसंद है लाहौर, तो मैं वहाँ से क्या ले आऊँ। तो उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा कि तुम कुछ मत लाना, बस मेरे लिए थोड़ा सा लाहौर का नमक लेकर आ जाना। और लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने शेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। मतलब क्या है कि सब लोग आए, मिले, रहे, और उसकी खूब खातिरदारी हुई, क्योंकि कोई भी मेहमान आता है तो उसकी आवाभगत तो होती है।
मिलने के बाद उसको बहुत सारी भेंट भी मिली, उपहार भी मिले। उसके बाद बस सबसे बड़ी उसको समस्या हो रही थी कि वो है ना लाहौर से नमक की पुड़िया कैसे लेके जाए। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया, मतलब जो पुलिस का अफसर था उससे उसने बात की होगी कि मेरे को थोड़ा सा नमक लेके जाना है, कि वहाँ पर आंटी रहती, उनने मंगाया तो उनने कहा नहीं ये गैर कानूनी है, तुम यहाँ से नमक नहीं ले जा सकती हो। तथा व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था, और उन्होंने कहा कि भारत के हिस्से में क्या है, ज़्यादा नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई, मतलब लेखिका को यहाँ पर गुस्सा आ गई, तथा लेखक नमक ले जाने की जिद की, मतलब उसने क्या है उस अधिकारी से नमक ले जाने की बात की। लेखक भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया, मतलब जो भाई थे उन्होंने क्या है जो कस्टम की जांच है उसका हवाला दिया कि मतलब नहीं यही यहाँ का रूल है, ये नियम है। तथा बेइज्जती होने के का डर दिखाया, मतलब तुम ज़्यादा करोगी तो मैं तुम्हारी है ना बेइज्जती कर दूंगा, ऐसे ऐसे बात उन्होंने दिखाया। तो उसने सोचा चलो यहाँ पर मेरी क्या है बेइज्जती हो जाएगी। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, और लेखिका का मन नहीं कर रहा था कि उतनी सी नमक की पुड़िया को वो चोरी से लेकर जाए, क्योंकि चोरी करना पाप होता है। वह प्रेम की चीज़ को शालीनता से ले जाना चाहती थी, और उसकी सबसे अच्छी बात थी कि उनकी जो सिख बीबी हैं उन्होंने उसको क्या है नमक को बड़े प्रेम से बुलाया था, तो वो भी उस नमक को बड़ी शालीनता से ही लेना चाहती थी, लड़ाई झगड़े से लेना नहीं चाहती थी, बेईमानी से ले जाना नहीं चाहती थी। परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी, मतलब उसके भाई ने बताया कि यहाँ का कानून बहुत सख्त है, इसके खिलाफ जाओगे तो क्या क्या हो सकता है। तो अंत में वह क्या है रोने लगी, तथा भाई सिर हिलाकर चुप हो गया, मतलब भाई भी अब क्या करता, तो बेचारा सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे दिन को उसे खाना होना था, मतलब रवाना होना था, मतलब जाना था, सॉरी। उसने सारी रात पैकिंग की, मतलब रात भर उसने पैकिंग कर रखी। अब निकलना था तो पैकिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा जो ज़रूरी सामान होता है उसको हम सबसे पहले पैकिंग करके रखते हैं। सारा सामान सूटकेस व बिस्तर बंद में आ गया, मतलब जितना भी सामान था तो उसने सूटकेस में रखा, और जो सामान बचा था तो बिस्तर बंद होता, पहले कहीं आते जाते थे तो एक काला कवर होता था, सो उसमें बिस्तर ले जाते थे और इसी बिस्तर में बहुत सारा सामान भी रख लेते थे। अब कीनू की टोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी, मतलब अब कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया ही बची थी उसको ले जाने के लिए। गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्ध धीरे धीरे हावी, मतलब जो बुद्धि थी वह क्या है धीरे धीरे हावी हो रही थी। पहले तो क्या है उसको गुस्सा आ रहा था, अब उसका क्या है गुस्सा उतर गया, और भावना के स्थान पर उसने क्या है बुद्धि से काम लेना शुरू किया। उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा लिया। उसने क्या किया जो कीनू का ढेर ले जा रही थी तो उसके ही बीच में उसने क्या कर दी, नीचे साइड जो नमक की पुड़िया थी उसको छुपा दिया। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे, और उसने देखा भी था कि मतलब वहाँ से केले आ रहे थे और यहाँ से कीनू जा रहे थे, तो कीनू आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी, मतलब कोई चेक नहीं कर रहा था, इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि जब कोई जांच ही नहीं हो रही थी तो कीनू के अंदर जो नमक की पुड़िया है इस प्रकार से वो क्या होगी सुरक्षित चली जाएगी। फिर वह सो गई, और मतलब उसको नींद आ गई तो वह सो गई। वह लाहौर से जा रही थी, शायद फिर वह ना आ सकी, मतलब अब लाहौर से जा रही थी, हो सकता है बाद में आ भी पाती कि नहीं आ पाती। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दी, और यहाँ पर उसको क्या है जो इकबाल का यहाँ का प्रसिद्ध मकबरा है वो दिखा, लाहौर का जो किला है उसको ये दिखाई दी, सूरज की जो डूबती किरणें थी वह भी दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और अचानक उसकी नींद खुली, क्योंकि उसका हाथ कीनियों की टोकरी पर जा पड़ा था, मतलब जो कीनू रखे थे उसकी टोकरी पर जैसे ही हाथ गया तो उसकी एकदम से नींद खुल गई, क्योंकि हम सोते रहते हैं और एकदम से हमारा जो सपना टूटता तो हमारी नींद खुल जाती है। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है, मतलब उसके दोस्त ने बताया था जो कीनू है वह क्या है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो एकता है उसी का मेवा, मतलब मावा है, और ड्राई फ्रूट्स को भी हम मेवा कहते हैं, तो वही है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी, मतलब उसने जो टिकट बुक की थी वो फर्स्ट क्लास का जो वेटिंग रूम था वहाँ पर बैठी थी।
उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था, मतलब इसके भाई ने टिकट बुक कराई थी तो दिल्ली तक की करा दी थी। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। मतलब उसको ही पता था कि कीनुओं के बीच में नमक की पुड़िया सिर्फ मैंने ही छुपाई है, बाकी किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। मतलब अब जांच के लिए, क्योंकि अपन जब जाते हैं तो एयरपोर्ट वगैरह पे सब जगह क्या है, जांचें होती हैं। जैसे विदेशी लोग हमारे यहाँ आते हैं तो जांच होके आते हैं, हम विदेश जाते हैं तो हमारी चीज़ें तब भी जांच होकर जाती थे। उसने सोचा कि मतलब इतनी सी पुड़िया ले जा रही हूँ और ये मोहब्बत की भेंट है और उसको मैं चोरी से ले जाऊँ, तो उसको ये बात स्वीकार नहीं हुई। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, और उसने क्या किया, जल्दी से वो पुड़िया वहाँ से कीनुओं में से निकाल के जो हाथ का पर्स था उसमें डाल ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। मतलब अब सामान की चेकिंग तो हो गई थी, अब वो क्या है, रेल की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो जा रही थी तो ये वहाँ पर एक कस्टम ऑफिसर था, उसकी तरफ बढ़ी, मतलब उनकी ओर गई। वह लंबा पतला खिचड़ी वाला था और बता रहे कि उसकी काठी कैसी थी व्यक्ति की, ऑफिसर की, तो वो लंबा था, पतला था, मतलब मोटा नहीं था, और उसके बाल खिचड़ी टाइप के थे। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने पूछा कि मतलब आप कौन से देश से हैं, आपका वतन क्या है। तो उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। तो उसने जल्दी से हैरान होके कि मतलब ये वतन के बारे में पूछे, उसने कहा दिल्ली है। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया। उसने जल्दी से क्या किया, हैंडबैग जो हाथ में पर्स लिया था उसको जल्दी से वहीं पर टेबल रखी थी उस टेबल पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी। और उसने क्या किया, जल्दी से जो नमक की पुड़िया छुपाई थी वो निकाल के रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया। मतलब जितनी उसके मन की बातें थी, क्यों ले जाना चाहती है, कैसे ले जाना चाहिए, किसने मंगाया है, ये सारी बातें उसने क्या किया, उस ऑफिसर को बता दी। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफिया के इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब उसने भी क्या किया कि सारी बात को सुनने के बाद तो उसको भी लगा कि यदि कोई इतना प्रेम करता है तो उसने उस पुड़िया को उसको ले जाने के लिए दे दिया। और ऐसे मतलब वो पुड़िया दे दी कि मतलब किसी को पता भी नहीं चला कि उसने वो पुड़िया उनको दे दी है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा और उसने कहा कि जो जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों को तुम क्या करना, सलाम करना, प्रणाम करना। तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा। मतलब जो सिख बीबी थी उसको भी संदेश दिया कि तुम उसको ये संदेश देना। क्या संदेश देना, तो कहा है लाहौर अभी तक उनका वतन है। मतलब लाहौर जो है वो आज भी उनका ही देश है, उसको वो अलग ना समझें। और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। और दिल्ली हम लोगों का है, धीरे धीरे मतलब समय निकलता जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। सपिया कस्टम के जेंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। मतलब वहाँ से तो बच गई, अब वो क्या है दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। मतलब यहाँ पर सभी लोग उससे मिले और भावपूर्ण विदाई सबने दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा आदि के लाहौर ख़त्म होने व अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। मतलब कब लाहौर ख़त्म हो गया और अमृतसर शुरू हो गया उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि सब लोग एक जैसे ही लग रहे थे, कहीं उसको कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम ऑफिसर के पास पहुंची। मतलब जैसे ही अमृतसर में फिर जांच शुरू हो गई, अब जैसे ही वो पहुंची तो वहाँ पर फिर कस्टम ऑफिसर था तो उसके पास चली गई। अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। मतलब जैसे वहाँ के ऑफिसर को सुनाई थी वैसे ही बात यहाँ के ऑफिसर को भी उसने बता दी। एक कमरे में जाकर उसने बैठाया व चाय का ऑर्डर दिया। मतलब उसने भी क्या किया, उसका स्वागत किया कि चलो ठीक है तुम यहाँ पर बैठ जाओ। एक कमरे में ले गए और उसको बिठा के चाय वगैरह पिलवाई। बाद में एक किताब निकाली, उसके पन्ने पर लिखा था सम लो, लो सुल इस्लाम की तरफ से सुलीम
दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946। और उसके पास एक मतलब किताब थी, उस किताब के एक पन्ने पर लिखा था शमसुल इस्लाम की तरफ से जो सुनील दास गुप्ता है उसको प्यार के साथ ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। मतलब लेखिका ने जब पूछा कि ढाका का मतलब क्या है, तो ढाका का मतलब उन्होंने बताया कि ये उनके देश का नाम है। विभाजक के समय वह ढाका था, मतलब विभाजन हो रहा था उस समय इसका नाम ढाका था। जिस दिन वह भारत से आ रहा था तो उसके मित्र ने उसे पुस्तक दी थी। मतलब जब वो भारत से आ रहा था तो उसके मित्र ने क्या किया था, इसको भेंट स्वरूप एक पुस्तक दी थी। वे कलकत्ता में पढ़े व नौकरी की, मतलब वो साथ में क्या है पढ़े थे और साथ में ही उन्होंने नौकरी की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। तथा वे वतन आते जाते रहे, मतलब वो देश आते जाते रहते थे। सफ़िया वतन की बात पर हैरान थी। मतलब सफ़िया पाल लोगों से मतलब अपने अपने वतन के लिए इतने प्यार भरी दृष्टि से उनकी बातों को सुन रही थी और उनके लगाव को देख रही थी कि मतलब हर व्यक्ति को अपने वतन से कितना प्रेम होता है। तो उसको इन सब बातों पर क्या है, हैरानी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था। उसने अपने वतन की तारीफ की, मतलब उसने भी क्या है अपने वतन की खूब जितनी भी विशेषताएं थी उनको बताया। तारीफ करना मतलब प्रशंसा करना। चलते वक्त उसने पुड़िया रख दी, मतलब उसने भी क्या किया, जब वो चलने लगी तो जो पुड़िया थी नमक की उसको उसको दे दिया, तथा बैग उठाकर आगे आगे चलने लगा। और उसने उसकी हेल्प की, उसका बैग लिया और बैग लेकर के उसके आगे आगे चलने लगा उसको बिठाने के लिए। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी पर वह सिर झुकाए खड़ा था। मतलब जब वह चढ़ रही थी तो वो मतलब अपने वतन को संदेश भेजना चाह रहा था, तो उसने क्या किया था, सिर झुका के। क्योंकि जब भी हमारे देश की बात आती है, जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, तो हमारा सिर ऊंचा नहीं होता, हम उसको सलामी देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो हम सिर झुकाते हैं। ऐसे ही जब वो सीढ़ी पर चढ़ रही थी सफिया, तो वो भी क्या कर रहा था, अपने देश को सलामी देने के लिए सिर नीचे करके खड़ा हुआ था। वह सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है। वह जो इस